चलिए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सब मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं? डिस्कशन एक साथ रख लेते हैं लास्ट में, है ना? कल मैंने एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन शायद 1 से 90 तक भेज दिया था। वो पुराना सॉल्यूशन है, तो एक बार अगर सीक्वेंसिंग गड़बड़ ना हो तो देख लेना। मेरे ख्याल सवाल कुछ हटाए तो नहीं है, सब कुछ वही है, चेक कर लेना। तो 1 से 90 तक जब सवालों का वो सॉल्यूशन टेलीग्राम से देख लोगे तो आपके डाउट कुछ मिनिमाइज हो जाएंगे। भाई आज अगर 10 होंगे तो हो सकता है 5 बचे, 6 बचे, तो कल को वो डिस्कशन में टाइम कम लगेगा। तो एक बार प्लीज उस सॉल्यूशन को भी एज अ रेफरेंस यूज कर लीजिएगा, और जहां तक हो सके तो उसको एक बार देख के अपने सवालों को कर लेना जहां पॉसिबल हो। क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, बिल्कुल करूंगा। शुरू करें आज की क्लास। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे nth ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पे, है ना? हाँ या ना? यहाँ पर और भी बहुत कुछ अच्छे सवाल बन सकते हैं और बनते हैं, लेकिन नीट के लेवल पर मैं बार बार कह दूं, अगर आप काइनेटिक्स के अच्छे सवाल लगाओ तो बहुत अच्छे सवाल है। और मैं कोशिश कर रहा हूं, आज भी मैंने बोला था कि एलपी आपको कुछ इस प्रकार के सवालों की दे दूं जो थोड़ा टेढ़े सवाल है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। भाई साहब चलो, वो भी हमने कर लिया, लेकिन अभी तक हमने जितना कुछ किया दैट एज पर कंप्लीटली नीट। थोड़ा थोड़ा आपको एक्स्ट्रा भी पता हो भाई nth ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, और हमारा मेन डिस्कशन है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। यहीं पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हम सबके सामने आया। शुरू कर रहा हूं, शुरू करूं। यहीं पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हम सबके सामने आया और उसको कहा गया स्यूडो ऑर्डर। क्या कहा गया? तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। आज ये लैग कर रहा है क्या थोड़ा सा? सुबह से हो रहा है क्या सर? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहां से रेफरेंस करना पड़ता है? ये लैग हो रहा है, धीरे चल रहा है। अच्छा, चलिए तब तक लिखते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो ऑर्डर। उसमें भी हमारा जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, स्यूडो ऑर्डर में भी हमारा सिलेबस है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो कॉपी में हेडिंग डाल लेना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। कॉपी में हेडिंग डाल लेना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सर ये क्या है, क्यों हो गया? स्यूडो का मतलब तो फॉल्स होता है। सुनिएगा, पहले कुछ सवालों को मन में लाओ। स्यूडो का मतलब तो फास्ट फॉल्स होता है, गलत होता है, नकली होता है। क्यों कोई ऑर्डर नकली हो गया? अगर मैं इसको हिंदी में सोचूं तो क्या लगता है? नकली फर्स्ट ऑर्डर। सर ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल है, और अगर वो है तो वो है, अगर वो है तो वो, फिर वो नकली हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एक एक चीज को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं कि सिचुएशन आई कैसे। सिचुएशन आई कैसे? कुछ लैग हो रहा है, समझ जब लिख रहे हैं ना, तो कुछ स्पीड से लिख रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है, कुछ लैग आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आई क्यों, इसे समझते हैं। समझने के लिए आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, ठीक? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक शब्द को समझना। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम सबके सामने एक रिएक्शन है, ए प्लस बी से बना सी मान लो। और पल भर के लिए ऐसा मानो कि आज ये जो ए है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1, और जो बी है उसकी कंसंट्रेशन 10, ऐसा मान लो। पल भर के लिए मान लेते हैं ये जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सब मुझे इसका रेट लॉ बता सकते हो? अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आपने बिना एक्सपेरिमेंट किए इसका मुझे रेट लॉ बताया। तो बिना एक्सपेरिमेंट किए जो रेट लॉ बताया वो क्या बताया? आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। डन और नॉट? ये जो रेट लॉ आया ये मैंने बिना एक्सपेरिमेंट के लिखा,
और अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखता तो एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखने का तरीका क्या होता सुनिएगा। ये जो आपके सामने लिखा है इसे हम बोल रहे हैं रेट लॉ। क्या बोल रहे हैं? और इस रेट लॉ के हिसाब से आज यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 2। तो मैं लिख देता हूं अगर रेट लॉ ये है, अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है? एक्सपेरिमेंटल। तो जो भी आएगा वो एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। लेकिन अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने बिना एक्सपेरिमेंट किए इसका ऑर्डर लिखा, तो क्या लिखा? 2। तो मैं कहूंगा इसका ऑर्डर 2 होना था। क्या बोला मैंने? इसका ऑर्डर 2 होना मुझे पता नहीं है, ये केवल मेरी थ्योरी है, ये केवल मेरा सोचना हुआ। बोलो हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं? करते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? मैंने आप सबको एक कंसेप्ट सिखाया था, अगर याद हो, c की पावर n बराबर r। याद आ रहा है? उसमें हम कुछ ऐसे टेबुलर सवाल किया करते थे, यहाँ r होता था, एक बार a को बदलते थे। याद आ रहा है? और जब a को बदलते थे तो b बदलता। बहुत बढ़िया। और एक बार b को बदलते थे और जब b बदलते थे तो a बदलता नहीं था। बस वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस फर्क इतना है आज हम टेबल बना के नहीं, कुछ वैल्यूज लिख के कर रहे हैं। कैसे? सुनिएगा। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, आज इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। कितनी है? आप आज इसका अगर रेट निकालो 0.1 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो क्या उस रिएक्शन की अपनी कोई रफ्तार आएगी? बिल्कुल आएगी साहब। आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। हाँ या ना? हाँ या ना? ए की वैल्यू रखोगे तो रफ्तार आएगी कि नहीं आएगी? अब बी को 10 का 10 रहने दो, रहने दो। ए को कर दो 0.1 से 0.05 कर दो। ए की कंसंट्रेशन कितनी हुई? हाफ। अब मुझे बताओ, ए की कंसंट्रेशन हाफ हुई और अभी बी बदला। एक्सपेरिमेंट कर रहे राइट। ए की कंसंट्रेशन और बी बदला। जब ए की कंसंट्रेशन हाफ हो गई और मैंने ए के रिस्पेक्ट में रेट लॉ निकाला, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा जो पहले रफ्तार की रफ्तार उसकी आधी हो गई। अच्छा, 0.1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू कोई बहुत बड़ी आने वाली? वैल्यू तो छोटी ही आएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जब वैल्यू आपने 0.05 किया तो वैल्यू और घटेगी। लेकिन आपको ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा? होगा। छोटे में छोटा अंतर समझ में आता है। छोटे में छोटा अंतर, किसी के पहले 100 में एक नंबर आते थे, उसमें भी आधे आने लगे, बड़ा दुख होगा। छोटे में छोटा अंतर समझ में, बड़े में छोटा अंतर समझ में नहीं आता है। हेलो, किसी के 95 आते थे, 94.5 आ गए, अरे ठीक है। लेकिन जिसके एक ही आते थे, आधे आ गए, अरे यार। समझ पा रहे हैं क्या? छोटे में छोटा अंतर समझ में आता है, बड़े में छोटा अंतर समझ में नहीं आता। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिएगा। पहले कितना था? 0.1। अब कितना हुआ? 0.05। कंसंट्रेशन आधा। कंसंट्रेशन, तो क्या इसकी पावर 1 है? तो रफ्तार भी परफेक्ट। अभी बात बताओ, जब ए आधा हुआ होगा, जब ए आधा, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने बी को नहीं बदला। इन रियलिटी सोचो, जब ए के मॉलिक्यूल रिएक्शन में गए तो क्या बी के मॉलिक्यूल भी गए होंगे? अच्छा, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, इसकी भी, तो इसका एक मॉलिक्यूल जाएगा तो इसका भी। तो अगर इसका 0.05 गया है तो भैया इसका भी तो 0.05 गया होगा। और अगर इसका 0.05 गया तो क्या 9.95 बचा होगा? अरे बोलो ना यार। अब थोड़ा समझना ध्यान से, ठीक। 0.1 से 0.05, 0.1 से, और जब इसको 0.1 से 0.05 किया तो आपने ए को नहीं बदला, इसको 10-10 रहने दो, रहने दो ना। केवल किसको बदला? तो कंसंट्रेशन आधा तो रफ्तार भी, कंसंट्रेशन आधा तो रफ्तार भी। हाँ या ना? ऐसा नहीं लग रहा कंसंट्रेशन के आधा होने से रफ्तार हुआ आधा, यानी ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन ये जो बी है, क्या वो एक्सेस में है? इसकी तुलना में एक्सेस में है? 10 अपने आप में बड़ा नहीं है, मगर 0.1 की तुलना में बड़ा हुआ। और जो एक्सेस में है, जब उतना ही अमाउंट उससे जाएगा तो क्या कोई अंतर समझ में आएगा? अब ऐसा सोचो, इसको कर दो कांस्टेंट, करो, कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 से रफ्तार निकालो, कुछ आएगा। अब 9.95 से निकालो, कुछ आएगा। दोनों में अंतर समझ में ना के बराबर। लेकिन 0.1 से 0.05 अंतर समझ में, छोटे में छोटे का अंतर समझ में, उतना ही अंतर जब बड़े में आता है तो ना के बराबर अंतर समझ में आता है। बोलो हाँ या ना? क्या आप ये फील कर पा रहे हो? एक बंदा जो एक्सपेरिमेंट करके इसका रेट लॉ लिख रहा था, एक बंदा जो एक्सपेरिमेंट इसका रेट लॉ लिख रहा, उसे क्या ऑब्जर्व होगा? उसे ये ऑब्जर्व होगा, अरे यार, जब इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखते हैं तो ए पे तो डिपेंड करता है, मगर बी पे डिपेंड करता। अरे बोलो ना, ये होगा कि नहीं होगा? क्यों ऐसा होगा? जब बी की कंसंट्रेशन को बदला, बी की कंसंट्रेशन को, तो रफ्तार में कोई खास फर्क आया कि नहीं आया? तो जब फर्क नहीं आया तो पावर जीरो लगा दूं। हेलो,
अब आप कह दो सर परफेक्टली जीरो तो नहीं है, अरे तो 0.0001 है तो भी तो लगभग जीरो ही है, हाँ या ना? कभी कभी ऐसा होता है, क्या बोला मैंने? कभी कभी ऐसा रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट कम तो कोई बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा जब उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज, तो उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सा चेंज आने से रफ्तार में कोई खास चेंज नहीं आता है, तो हमें ऐसा आभास होता है, हमें ऐसा कि उस रिएक्शन की रफ्तार, उस रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड होने वाला। जब ऐसा आपको आभास होने लगा, होना क्या था ये, मगर हो क्या रहा ये आपको जो आभास हुआ, यही तो एक्सपेरिमेंट है ना यार। एक्सपेरिमेंटल ये है कि ये है कि नहीं है? तो आप असली इसे मानोगे, इसे मानोगे? लेकिन ये जो आभास हुआ आपको सही हुआ गलत हुआ? कैसे हुआ सर? इसकी कोई परिभाषा नहीं, हमें जो आभास हुआ सही हुआ गलत हुआ, हमें जो आभास हुआ वही हुआ। अरे इसके रिस्पेक्ट में देखो तो गलत हुआ, लेकिन हुआ तो यही ना। नहीं समझे? किसी को कुछ नजर आया, अरे आया तो आया, भले किसी को नहीं नजर आया मगर आया, सर है कुछ यहाँ पे है, तो उसे अगर आभास हुआ तो उसे जो होगा वही उसका सही तो वही होगा ना। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है थ्योरेटिकल है? तो एक्सपेरिमेंट से ये आया कि आया, तो असली इसे मानो इसे मानो, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में तो नकली है। अरे बोलो ना, लेकिन हुआ तो यही है। अब इस नए वाले रेट लॉ का नाम रखा गया दुनिया वालों स्यूडो रेट लॉ। क्या नाम रखा गया? स्यूडो रेट लॉ। ए रुको रुको, स्यूडो रेट लॉ बोला, पर सच बताओ स्यूडो मतलब नकली, स्यूडो मतलब मैं नकली बोलूंगा, मतलब मैं कह रहा हूं इसका नाम है नकली रेट लॉ, इसका नाम है। सच बताओ ये नकली है कि असली है? असली भी यही है, नकली भी इसके रिस्पेक्ट में नकली है, मगर क्योंकि यही है तो असली भी यही है। नहीं समझे? अभी कहां समझे, सुनना, रुको रुको। अब बताओ अगर ये होता तो ऑर्डर क्या होता? ऑर्डर क्या होना था? मगर रेट लॉ इसे मानोगे इसे मानोगे? आभास तो यही हुआ, एहसास तो यही हुआ, एक्सपेरिमेंट तो यही है, मानना तो इसे पड़ेगा। ऑर्डर कितना? ऑर्डर कितना? सच बताओ दुनिया वालों, ये जो ऑर्डर वन है ये ऑर्डर वन है कि नकली वाला वन है? सोचो, क्या होना था मगर क्या है? ये असली में वन है कि नकली में वन है? सर जो है वही है, जो है जो है, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल है ना यार। ऑर्डर असली में भी यही है, नकली में भी, यानी यही ऑर्डर वन है, यही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। मैंने क्या बोला, समझे कि नहीं समझे? अभी नहीं समझे, रुकना जरा। ये रिएक्शन कैसी थी? एलिमेंट्री थी। मॉलिक्यूलरिटी सुना है? सबको याद है? किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में कुल कितने मॉलिक्यूल टकराए, यही तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाए, याद है? इस एलिमेंट्री में कितने टकराए? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? डन। यानी अगर अच्छा ऐसे समझो ना, केवल ए होता तो क्या सी होता? ए सी बना दो। केवल सी होता तो क्या, केवल बी होता तो क्या सी होता? सी को बनाने के लिए ए चाहिए बी चाहिए। पहली बार कितने मॉलिक्यूल टकराए होंगे? व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? मतलब इसके हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी थी? इसके हिसाब से मॉलिक्यूलरिटी क्या होनी थी? लेकिन 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 ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री का लॉजिक है, जो है ऑर्डर वही है। कितनों को याद है? रेज और हैंड। याद है क्या? आप बताओ इसका ऑर्डर वन मानोगे कि टू मानोगे? ये असली है कि नकली है? क्यों आप तो नकली कह रहे हो? सर असली भी यही है, नकली भी जो है, ये तो होना था मगर है तो। और अगर ऑर्डर वन है तो हमारे कंसेप्ट कहते हैं, हमारे लॉजिक कहते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी को भी वन होना पड़े, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो टू है, लेकिन वन होना पड़े। अब इसे बोले कैसे? लोगों ने कहा भाई साहब एक काम करते हैं, दुनिया को बोलेंगे वन। क्या बोलेंगे? लेकिन पहले बोल देंगे नकली वाला वन। क्या बोलेंगे? यानी से इंग्लिश बोलो, कैसे बोलूंगा? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। क्या बोलूंगा? अब सुनना ध्यान से जो मैं कहने वाला हूं, मॉलिक्यूलरिटी एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है? बोलो ना, पक्का ना? लिसन केयरफुली, ऑर्डर कैसा है? जो नजर आया वही सही मानना पड़ेगा, भले उस कंसेप्ट से गलत नजर आया। उस कंसेप्ट से सोचो तो स्यूडो है, उस कंसेप्ट से सोचो तो, मगर असली में भी तो, हाँ या ना? समअप करता हूं, ऑर्डर कितना बताओगे? वन। मतलब कोई मुझसे पूछे इस रिएक्शन का ऑर्डर वन सही है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी टू, सही है ना? इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू बोलोगे वन बोलोगे? असली में तो मॉलिक्यूलरिटी
लेकिन कंसेप्ट कहता है कि जितना ऑर्डर है वही मॉलिक्युलरिटी होना। तो ऑर्डर 1 है कि 2 है? 1 असली में कि नकली में है? नकली में भी 1 है। मानोगे कितना? और अगर ऑर्डर 1 है तो मॉलिक्युलरिटी क्या मानोगे? मगर मॉलिक्युलरिटी तो 2 है। तो सर 1 बोले कैसे? तो लोगों ने कहा नकली वाला 1। क्या बोला? और उसे क्या बोला हमने? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। चलेगा? अब सवाल पूछता हूं, सब लोग बोर्ड पे आओ। इसका ऑर्डर 1 है कि 2? स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स कर दे। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है? क्या ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है? क्या ये बाई मॉलिक्यूलर है? बाई मॉलिक्यूलर मॉलिक्युलरिटी। क्या ये बाई मॉलिक्यूलर है? क्या ये यूनिमॉलिक्यूलर है? यूनिमॉलिक्यूलर। क्या ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर है? मॉलिक्युलरिटी असली में तो 2 है, मगर नकली में तो 1 है। लेकिन ऑर्डर असली में भी 1 है, नकली में भी 1 है, क्योंकि ऑर्डर जो है वही है। क्लियर? रुको ध्यान से। ये बताओ, ये क्या लिखा मैंने आपके सामने? रेट लॉ। और ये क्या है? बी की पावर। ये पावर 0 क्यों लगाया? क्योंकि दुनिया को बताना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल। बोलो ना। मतलब ये अपने आप में क्या एक कांस्टेंट के जैसा हुआ? क्यों पावर 0 लगा दिया? तो है ही नहीं ना। समझना जो मैं कहने वाला हूं, प्लीज बोर्ड पे होना। इसकी पावर क्या है? 0 क्यों लगाया? क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि रफ्तार उस पर डिपेंड। बस इतना बताने का ही तो मतलब है ना पावर 0। कि और भी कोई मतलब है? अब बताओ, इसका जो कंसंट्रेशन है क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट है? क्या वर्ड बोला मैंने? हाँ या ना? ऑलमोस्ट। कितना था? कितना है? लगभग वही है कि नहीं है? ऐसा नहीं लग रहा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी कांस्टेंट है। हेलो? और ये भी। क्यों? पावर 0 है तो गायब हो गया ना। सर पावर 0 तो बस दुनिया को आप ये बताना चाहते हो कि भाई साहब उस पे रेट डिपेंड। लेकिन अपने आप में इसकी कोई कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी? वो एक कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है? तो ये भी है कांस्टेंट और ये भी है। ये भी है कांस्टेंट और ये भी है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, क्या मैं इस कांस्टेंट को, जिसको बोल रहा हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इस कांस्टेंट जिसको बोल रहा हूं मैं रेट कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं? कर दूं कि ना कर दूं? सर पावर 0 था तो वो 1 हो गया ना सर। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो आप? पावर 0 केवल ये दुनिया को बताने के लिए था कि रेट उस पर डिपेंड करता। इसको समझे कि नहीं समझे? पावर 0 दुनिया को ये बताने के लिए था कि उस पर रेट डिपेंड करता। लेकिन सच बताओ, इसका जो कंसंट्रेशन है कुछ है कि नहीं है? कि वो जीना ही बंद कर दिया पावर 0 आ गई तो? बोले भैया ने पावर 0 लगाया, चलो इस दुनिया से कोई मतलब नहीं रहने का, ऐसा है क्या? अरे पावर 0 का मतलब है रेट उस पर डिपेंड। लेकिन कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा। तो वो जो भी है उसको जब मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या एक नया कांस्टेंट बनेगा। और इस नए कांस्टेंट को बोला गया मेरे प्यारे बच्चों स्यूडो रेट कांस्टेंट। क्या बोला गया? अब सुनिएगा ध्यान से, आप सबका ध्यान चाहिए। एक हुआ रेट कांस्टेंट, एक हुआ और एक हुआ रेट कांस्टेंट और एक हुआ। समझना शुरू से सारी कहानी। रेट लॉ क्लियर है? ये कैसे लिखा था? रिएक्शन को देख के। स्यूडो रेट लॉ कैसे लिखा? एक्सपेरिमेंट से। असली ये किए, असली ये किए। ऑर्डर किससे किससे? ऑर्डर कितना बताओगे? लेकिन इसके हिसाब से नकली हुआ, इसलिए वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है। डन। एक बात। दूसरी बात, रेट लॉ ये है कि ये रेट लॉ के हिसाब से ऑर्डर, रेट लॉ से ऑर्डर, स्यूडो रेट लॉ से ऑर्डर। ऑर्डर बदलेगा तो रेट का यूनिट बदलेगा। ऑर्डर के बदलने से रेट का यूनिट बदलता, मगर रेट कांस्टेंट का यूनिट बदल। रेट लॉ में रेट कांस्टेंट यूनिट सेकंड ऑर्डर, और स्यूडो रेट लॉ में रेट कौन यूनिट? बोलो ना। कुछ कहता हूं समझ में आया तो बताना कौन सा ऑर्डर। देख लो यहाँ पे, देख लो बेटा कौन सा ऑर्डर। देखो बेटा 1 1 कौन सा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? बेटा ये वाला के देखो सफेद, अच्छा सफेद पीला हो गया। अरे के ये है ना, यहाँ पे के लिखा कि नहीं लिखा? कौन सा ऑर्डर? कौन सा ऑर्डर? बोलो ना। पहला सवाल, इन दोनों की यूनिट सेम होगी अलग? इसकी यूनिट सेकेंड ऑर्डर, इसकी यूनिट। अब जो कह रहा हूं पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। आप सबने सुना होगा रेट कांस्टेंट, नाम सुना है क्या? आज आप सबके सामने आ गया स्यूडो रेट कांस्टेंट, आया कि नहीं आया? बोलो ना। रेट कांस्टेंट कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, चौथा कोई पैमाना याद आया?
अब बताओ, रेट कांस्टेंट 3 पे डिपेंड करता है, स्यूडो रेट कांस्टेंट में भी क्या रेट कांस्टेंट समाया है? तो क्या ये भी रिएक्शन पे डिपेंड करेगा? ये भी डिपेंड करेगा? ये भी कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा? क्या 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 ये कंसंट्रेशन के बदलने से बदलेगा? हाँ, कंसंट्रेशन के बदलने से भी स्यूडो रेट कांस्टेंट बदलेगा। दिमाग में ऐसे सेट कर लो। अभी तक आपने पढ़ा रेट कांस्टेंट, क्या पढ़ा? लेकिन अब क्या आया? स्यूडो रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बदलने के मात्र 3 पैमाने थे, लेकिन स्यूडो को बदलने के 4। हमारी इस पूरी केमिस्ट्री में, इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स में 4 पैमाने आते हैं। एक आता के डैश, एक आता के, एक आता ई ए, एक आता ए का मतलब एक्टिवेशन आएगा, ए का मतलब रेडियस। इसको बदलने कितने पैरामीटर? 4। इसको बदलने के 2 और इसको बदलने के। कैसे होगा बताऊंगा। अभी फिलहाल जो पूछूंगा बता दोगे सब लोग? क्या सबको रेट लॉ क्लियर? सूडो रेट लॉ क्लियर? सूडो रेट लॉ में ऑर्डर क्या आया? असली में भी वही है, नकली में भी। कोई पूछे मॉलिक्युलरिटी बता दोगे? असली में, लेकिन नकली में ऑर्डर से मैच करना पड़ेगा। ऑर्डर कितना है? 1। तो मॉलिक्युलरिटी क्या बोलोगे? 1 नहीं, नकली वाला वर्ड चलेगा। रेट कांस्टेंट, सूडो रेट कांस्टेंट क्लियर है? नहीं क्लियर है? दोनों की यूनिट सेम होगी अलग अलग? आओ कुछ सवालों के माध्यम से पूरे कंसिडर करते हैं आत्मसात। पहले इसे लिखना। और फिर क्या लिखा आपने? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक लाइन लिखना, बोलो। इन सम रिएक्शन, in some reaction, when one of the reactant when one of the reactant is in excess, when one of the reactant is in excess, then its concentration is then its concentration is almost constant. Then its concentration is almost constant, and ROR का फुल फॉर्म, ROR becomes independent of that reactant. ROR becomes independent of that reactant. ROR becomes independent of that reactant. तो जो ROR है उस रिएक्टर पर डिपेंड करता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे ये एक्सपेरिमेंट लिखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट में समझाना चाहा ऐसा क्यों होता है, और अगर ये एक्सेस में नहीं होता तो शायद फिर ऐसा नहीं होता। अगर ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2 के आसपास होता तो फिर आपको रेट में ऑब्जर्वेशन समझ में आता, बोलो हाँ या ना। तो क्योंकि उसकी तुलना में बहुत ज्यादा था, एक बात, और उसमें चेंज नहीं आया, दूसरी बात। रुको रुको, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंसेप्ट है, आ जाओ। हमेशा ज्यादा होना जरूरी है कि कांस्टेंट होना जरूरी है? कोई ज्यादा होके भी कांस्टेंट होता है और कोई कांस्टेंट होके भी कांस्टेंट होता है। क्या बोला मैंने? कोई और कोई कांस्टेंट। मान लो कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका कंसंट्रेशन बदलता ही नहीं। अरे मान लो ना, अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है तो मुझे लगता है अगर उसका कंसंट्रेशन नहीं बदलता तो उस पर भी रेट डिपेंड करने वाला। बच्चा रटा रहता है जो एक्सेस में होगा, जो एक्सेस में वही कांस्टेंट होगा। नहीं, एक्सेस में जो है वो कांस्टेंट हो गया। अरे जो पहले से कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं अभी सवालों में सिखाता हूं, लिखिएगा। इसे लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट नंबर 1 रेट लॉ, पॉइंट नंबर 2 स्यूडो रेट लॉ, पॉइंट नंबर 3 ऑर्डर 1 वही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है। दिख रहा है? अब वहां कैसे पहुंच गए? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिख लिया होगा। मैंने अभी आपको ऊपर ऊपर से कंसेप्ट सिखाया। अब इसे कुछ रियल एग्जांपल के माध्यम से जो हमारे एनसीईआरटी में है, इस पूरी कहानी को ढंग से समझते हैं और फिर कुछ एक सवाल करेंगे।
जब तक सवाल ना खत्म हो जाए तब तक पूरा टॉपिक खत्म नहीं होता। सब लोग सुन रहे हैं बच्चों? पलट दूं? लिखिएगा मॉलिक्यूलरिटी 2, ये होगा पॉइंट नंबर 4, राइट? मॉलिक्यूलरिटी 2, एक बार फील ना है तो बोल के देखना। 1 नकली वाला 1, आपको लगेगा मतलब 1 नहीं है, नकली में 1 है। अरे वैसे बोलो तो अजीब लगता है, सर क्या असली नकली कर रहे हो? बोल के देखो, नकली वाला 1, नकली वाला मतलब असली में कुछ और है। अरे हाँ या ना? तो इसीलिए हम लोग जब भी मॉलिक्यूलरिटी बोले, ओरिजिनलिटी में कुछ और है और नकली में कुछ और है, चलेगा। लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो है वही है, क्योंकि जो नजर आता है वही ऑर्डर कहलाता है। पॉइंट नंबर 4 लिख लेना, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड स्यूडो रेट कांस्टेंट। हाँ भाई, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड बेटे। रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड स्यूडो रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट और स्यूडो रेट कांस्टेंट में एक रिलेशन आया, चलेगा। हालांकि उससे मैं चैप्टर के लास्ट में लिखवाऊंगा 4 पैरामीटर 4 3 2 1 कौन कौन से हैं समअप में, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख सकते हो आप कहीं साइड में बादल बना के। के डैश 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, के डैश 4 फैक्टर्स पर। एग्जाम्पलार में सवाल है और बच्चों को लगता है एग्जाम्पलार के सवाल गलत है, आंसर गलत है, तो वो लोग इसके आंसर को जो सही है उसको भी गलत मान लेते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? बाकी वो गलत नहीं है, उसमें सारे गलत नहीं, कुछ सही भी है। के डैश 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, के डैश 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लिख लेना। कंसंट्रेशन, और बाकी जो 3 थे वो तो है ही, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन, रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, चलेगा बच्चों? अब इस पूरी कहानी को कुछ एक रियल एग्जांपल से आत्मसात करते हैं। वो रियल एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में है। हमारी एनसीईआरटी में, जैसा मैंने टॉपिक शुरू होने के पहले कहा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्यूडो ऑर्डर ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। स्यूडो ऑर्डर तो बहुत हो सकते हैं, अरे हाँ या ना? लेकिन हमारा सिलेबस केवल क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का उन्होंने जो एग्जांपल दिया, आओ जरा। सबसे पहला एग्जांपल लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, यानी ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कहां हो रहा है? एसिडिक मीडियम में। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। CH3CO C2H5 मैंने किया हाइड्रोलिसिस। क्या किया? जब भी कभी सवाल हाइड्रोलिसिस वर्ड बोले तो हाइड्रोलिसिस शब्द का मतलब होता है कि वहां पे जो पानी है वो एक्सेस में है। कैसे बच्चों? तो पानी एक्सेस में है, ये हाइड्रोलिसिस शब्द का मतलब ही है। हेलो, जब भी कभी सवाल हाइड्रोलिसिस बोल दे तो बट ऑब्वियस ये उसका मतलब है कि वहां पे पानी कैसा है? एक्सेस में। अगर पानी वहां पे एक्सेस में है तो एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं मैं, पूछ लूं क्या? पूछ लो क्या? अगर वो एक्सेस में है मतलब इसकी तुलना में वो एक्सेस में है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कोई खास चेंज आने वाला। तो प्यारे बच्चों, आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन में शायद कुछ ऐसा बनेगा, CH3COH प्लस C2H5OH, हाँ या ना? क्या आप सब मुझे इसका रेट लॉ बता सकते हैं? जो जो पूछू बस वो बताना पहले मुझे। अच्छा, मीडियम कैसा है बच्चों? H प्लस। अच्छा, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है क्या? बोलो ना। अब आप इस रिएक्शन को देख के इसे एलिमेंट्री मानते हुए इसका रेट लॉ लिख रहे हैं, बताओ कैसे लिखोगे? पहले आप बताओ रेट लॉ। के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, एक बार बोल दो, CH3CO C2H5 की पावर इंटू H2 की पावर। ऐसा होना चाहिए, इसके हिसाब से ऑर्डर 1 होना चाहिए था कि 2? ये है कि होना था? अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया, और अगर ऐसा था तो जो रेट कांस्टेंट है, क्या आप मुझे उसकी यूनिट बता दोगे? ऑर्डर क्या मानोगे? क्या लेके चलोगे? अगर ऑर्डर 2 है, अगर ऑर्डर, बोलो ना बच्चों, तो क्या इसका यूनिट होगा? मोल माइनस 1, लीटर प्लस 1, सेकंड इनवर्स। डन। एक मिनट, क्या सबको रेट कांस्टेंट यूनिट का जनरल फॉर्मूला याद है? सी की पावर 1 माइनस एन। भूल गए आप? मैंने कहा था 3 ऑर्डर याद रखना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 सेकंड। चलेगा? फिलहाल अभी जो लिखा ये रेट लॉ है कि स्यूडो रेट लॉ? अब बताओ, क्या ये एक्सेस में है? तो रेट इस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? तो हमें ऐसा आभास होगा उस पर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, और जब रेट डिपेंड नहीं करेगा पावर विल बी। अब चाहे से याद कर लो कि जो भी एक्सेस में होगा उसकी पावर 0 कर देना।
और चाहे समझो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी एक्सेस में होगा उसमें भी जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा हल्का सा होगा, उससे रेट में कोई खास फर्क आने वाला। आओ प्यारे बच्चों, क्या मुझे स्यूडो रेट लॉ बता दोगे? बताओ कैसे लिखूं, आपको बोलना है, बोलो बेटा। बच्चों कैसे लिखिएगा? आर बराबर मैं लिखता हूं के इंटू ईस्टर, ऐसे लिख दो चलेगा, की पावर इंटू H2 की पावर। अब थोड़ा समझना, H2 की पावर 0 लिखा, इसका मतलब H2 दुनिया से गायब हो गया। सर वो तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं उस एक्सप्रेशन में पानी आने वाला, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करने वाला। ये समझे नहीं समझे? इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन 0 हो गया। सर कंसंट्रेशन 0 नहीं हुआ, वो बस रेट लॉ में आया, उसका तो जो कंसंट्रेशन था वही है, वही रहेगा, हाँ या ना? मजे की बात, ये तो पानी है, और पानी का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर 55.55 याद है? नहीं याद है? वाटर का कंसंट्रेशन 55 पॉइंट, वो अपने आप में कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, इसको एक नया कांस्टेंट स्यूडो रेट कांस्टेंट बोल दूं, के डैश बराबर के इनटू पानी बोल दूं, ना बोलूं? बोल दूं? जरा मुझे नया वाला रेट लॉ बताना कैसा बनेगा। आर बराबर के डैश इनटू ईस्टर की पावर 1। डन। अब बताओ इसका ऑर्डर क्या बोलोगे? ऑर्डर 1 है असली में कि नकली में? असली में भी 1 है, नकली में भी। क्या यही स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है? बोलो बच्चों। अब बताओ मुझे इसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? मॉलिक्यूलरिटी केवल ईस्टर होता तो क्या ये होता? केवल पानी होता तो क्या ये होता? शुरू में तो 2 मॉलिक्यूल आए होंगे, हाँ या ना? अब जो 2 मॉलिक्यूल आए हैं उससे मॉलिक्यूलरिटी कितनी बताओगे? तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी, लेकिन कंसेप्ट कहते हैं ऑर्डर कितना है, तो मॉलिक्यूलरिटी को भी वही 1 होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलरिटी को 1 कैसे बोलो? सर आप इसे कह दो स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर, हाँ या ना? ये यूनिमॉलिक्यूलर है कि स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर? ये बाई मॉलिक्यूलर है कि स्यूडो बाई मॉलिक्यूलर? असली में तो 2 है, नकली में तो 1 है। अगर ये बोलना सीख गए तो सवाल बन जाएंगे, इज दिस क्लियर? लेकिन ऑर्डर में ऐसा। नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, मोल इनवर्स लीटर प्लस 1। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्यूडो रेट कांस्टेंट? ऑर्डर क्या है? 1। तो अगर ऑर्डर 1 है तो जो के डैश यूनिट है वो होगी दुनिया वालों सेकंड इनवर्स। इज दिस क्लियर? नहीं समझे? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। एक सवाल आता है, पूछूं क्या? ईस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है एसिडिक मीडियम में, कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 1 है कि नकली में 1 है? नकली में भी 1 है, असली में भी 1 है। कुछ कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, उनके लिए अगला सवाल आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लिख लिया होगा? लिख लिया होगा सबने? पलट दूं? लिख लीजिए स्यूडो, बेटा जल्दी से देखो, थोड़ा जल्दी देख लीजिए। स्यूडो रेट लॉ, मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 सेकंड इनवर्स, चलेगा ना? स्यूडो रेट लॉ नेक्स्ट में याद रखना, के और के डैश अलग है, दोनों में आपस में रिलेशन है, लिख लीजिएगा स्यूडो रेट लॉ। तो सवाल यहाँ पे आपसे पूछेगा रेट लॉ, स्यूडो रेट लॉ, ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, ऑर्डर असली में भी वही है, नकली में भी वही है। फिर आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलरिटी, स्यूडो मॉलिक्यूलरिटी, दोनों अलग है, चलेगा? यूनिट ऑफ के एंड के डैश, वो भी दोनों अलग है।
जो बच्चे पहले लिख लिया करें वो रिवाइज करते रहा करें, और टैलेंटेड है तो सवाल लगाते रहें। आप साथ में मॉड्यूल रख सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं यहीं पे। मतलब ऐसे क्या लिख लिया, ऐसा क्या मतलब? हाँ यार, इतना कैसे थक जाते हैं? सवाल लगाते रहिए, ईएलपी सॉल्व करिए, होमवर्क सॉल्व करिए, रिवाइज करते रहिए, जो काम घर में करना है यही कर लीजिए। इस पूरे लिख लिया होगा सबने। ऑर्डर, सूडो ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, सूडो मॉलिक्यूल, चलेगा। हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे एक एग्जांपल और है जो डिस्कस करते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब सब कुछ आपको बताना है, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1 है तो वो क्यों है? क्योंकि वो है ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है। हम ये नहीं सिखाते वो क्यों है, हम कहते हैं वो है तो वो है। इसी चीज को समझाने के लिए अगला सवाल आप सबके समक्ष चलूं क्या? अगला एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में है, कॉपी में लिख लीजिएगा, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। लिख लेना। जब भी इन्वर्जन हो रहा है, सच में प्यारे बच्चों, अच्छा इन्वर्जन आप लोगों ने सुना होगा या सुनेंगे, जो भी है इन्वर्जन मतलब, यहाँ पे आपसे सवाल पूछता हूँ, डीएल कॉन्फ़िगरेशन सुना होगा आप लोगों ने? तो इन्वर्जन का मतलब क्या है, कैसे रिएक्शन हो रही, बस मैं ये बताता हूँ। सारी चीजें आपको बताना है। सब लोग बोर्ड पे आओ। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी C12H22O11 और यहाँ पे लिख दिया वाटर। क्या लिखा? और सवाल में बोला ये एक्सेस में है। किसमें है ये? जैसे आपने देखा एक्सेस में, क्या मन में लड्डू फूटा? इसकी रिएक्शन यहाँ पे बन रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। हेलो, लेकिन एक है ग्लूकोज और एक है, और आप सब जानते हैं दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग है। बोलो हाँ या ना? फिलहाल दैट्स नॉट माय पर्सपेक्टिव। मेरा सवाल क्या, आ जाओ जरा, क्या आप सब मुझे इसका रेट लॉ बता दोगे? सूडो रेट लॉ बता दोगे? एक बात। दूसरी बात, हमारी केमिकल काइनेटिक्स में क्या वर्ड बोला मैंने? जब भी सूडो ऑर्डर का कंसेप्ट आए, जब भी सूडो ऑर्डर का जो भी रिएक्शन आपके सामने लिखी हो उसे एलिमेंट्री मान के चलेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे सूडो ऑर्डर है ये नहीं है। ये तो आपको अपने से उसे हमेशा एलिमेंट्री मान के चलना पड़ेगा। सवाल स्पेसिफाई कर दे तो ठीक है, नहीं करे तो अपने से एज्यूम कर लेना उसे क्या मानना है, एलिमेंट्री। क्योंकि अपने सिलेबस में कॉम्प्लेक्स में कैसे सूडो ऑर्डर होता है उसका भी कंसेप्ट नहीं है। कहीं साइड में लिख लो पहले, बादल बना के। अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जो आपने लिखा था उसके बाद, अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एलिमेंट्री स्पेसिफाइड नहीं है, अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एलिमेंट्री स्पेसिफाइड नहीं है, तो एलिमेंट्री स्पेसिफाइड नहीं है तो सूडो ऑर्डर के लिए एलिमेंट्री मान ले। तो सूडो ऑर्डर के लिए एलिमेंट्री मान ले। कॉम्प्लेक्स में कैसे होगा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, चलेगा? उसे एलिमेंट्री मान ले। सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। अब ये रिएक्शन लिखी मैंने, आप इसे खुद से क्या मान लोगे, एलिमेंट्री। हेलो, जरा मुझे इसका रेट लॉ बताइए प्यारे बच्चों। हालांकि एलिमेंट्री है नहीं है बात की बात। अच्छा आप सब एक चीज जानते हो बहुत अच्छे से, कभी भी रिएक्शन बोल के रेट लॉ बोले, रिएक्शन बोल के, ऐसा मैंने आपको शायद सिखाया था। एक रिएक्शन है A+B से बना C मान लो, और इसका रेट लॉ आया R बराबर K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर, तो क्या ये एलिमेंट्री है? कोई जरूरी? लेकिन अगर एलिमेंट्री बोल दूं तो रेट लॉ यही है। एलिमेंट्री बोल के रेट लॉ पूछे तो यही है, रेट लॉ देके पूछे एलिमेंट्री है तो कहना कोई जरूरी? यस और नो? आ जाओ जरा मुद्दे पे। इस रिएक्शन का जब मैं लिखूंगा रेट लॉ, क्या लिखूंगा? तो शायद रेट लॉ कुछ ऐसे लिखूंगा। सब लोग बोर्ड पे प्लीज बता दो, फिर लिख लेना। R बराबर K इंटू C12H22O11 की पावर इंटू H2O की पावर, यही लिखूंगा। अब ये जो रेट लॉ लिखा इसे हम प्रपोज कर रहे भाई साहब, ऐसा है, लेकिन ऐसा है कोई जरूरी? अब क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से जो आएगा वो रेट लॉ आएगा कि सूडो रेट लॉ? अब आप बता दो सूडो रेट लॉ कैसा आएगा, आपको बोलना है। सूडो रेट लॉ बता दोगे क्या? जहां के है मैं वहां के लिखूं, के डैश। शानदार। तो कैसे लिखूं, R बराबर K डैश इंटू C12H22O11 की पावर 1। डन। इस के डैश में कौन कौन है पता चल गया? सर इस के डैश में के भी है और कंसंट्रेशन ऑफ पानी भी है, हाँ या ना? एक बात। दूसरी बात, अब बताओ रेट लॉ इसे मानो इसे मानो? असली ये है कि ये है? क्यों, इसमें तो नकली लिखा है। सर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, जो है जो है। अब अगर यही सही है तो बताओ ऑर्डर क्या माने? ऑर्डर विल बी, हाँ या ना? अच्छा ऑर्डर असली में 1 है कि नकली 1 है?
सर क्योंकि यही असली है, इसके रिस्पेक्ट में नकली है, लेकिन एक्सपेरिमेंट से यही आया इसलिए सही मानना पड़ेगा। तो ऑर्डर 1 भी है और नकली में भी 1 है, बोलो हाँ या ना। तो ऑर्डर 1 लिख दो चलेगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कह दो चलेगा, नहीं चलेगा। अब जरा बताओ मुझे मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलरिटी क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो बताओगे? तो रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर हुआ कि यूनी मॉलिक्यूलर? एक मिनट सुनना, आपको ट्रू फॉल्स खेलना है, ठीक? ये रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, ट्रू फॉल्स। रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बाई मॉलिक्यूलर है, यूनी मॉलिक्यूलर है, स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर। इतना ही है, नहीं सीख पाए। ऑप्शन टिक करना सीख गए ना? लिख लो जरा, मॉलिक्यूलरिटी 2 भी है और यही स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर भी है, यही स्यूडो यूनी मॉलिक्यूलर भी है। आखिरी सवाल, के और के डैश की यूनिट सेम होगी अलग अलग? के की यूनिट कौन सा ऑर्डर? के की यूनिट, के डैश की यूनिट कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सर कैसे बता रहे हो आप? बेटा यहां देखो 1 तो ऑर्डर 1 और यहां देखो 2 तो ऑर्डर 2। आपसे कह रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे थे इसलिए। सही बोल रहे थे, कुछ बच्चे से बस दूर से बोल देता हूँ, तो ऐसा नहीं, सही बोला करिए, है ना? लिख लिया होगा सबने? आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं। कुछ सवाल आप सबके लिए, बोल दूं क्या? पूछ लो, लिखिएगा पहला सवाल। बोलो, लिखिएगा पहला सवाल। फॉर द रिएक्शन, जल्दी जल्दी लिख लो, लिख लो, लिख लो। कितने बच्चों ने मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया? सच बताना, झूठ मत बोलना। कर दिया ना? खत्म भी कर लिया होगा वैसे तो। सवाल लगाते चलिए, है ना? लिख लिया होगा ऑनलाइन वालों? आज ऑनलाइन वाले, अच्छा सॉरी बेटा, रिफ्रेश कर दूं मैं? ऑनलाइन वाले टाइप कर रहे हैं सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। चलिए, लिख लिया होगा सबने? एक सवाल लिखिएगा बच्चों। फॉर द रिएक्शन A plus 2B gives C. For the reaction A plus 2B gives C. If B is in excess, if B is in excess, then what will be the rate law? अगर B excess में है तो आपसे सवाल पूछा है रेट लॉ, बता दोगे क्या? सो सिंपल, हाँ या ना? आप कहेंगे सर R बराबर K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 2, डन। लेकिन आज एक्सेस में कौन है, तो किसको जीरो कर दो? तो k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0। मैंने कुछ गड़बड़ किया, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, रेट कांस्टेंट अलग है, स्यूडो रेट कांस्टेंट अलग, याद रहेगा। अगर आप ये सीख पाए तो अगला सवाल आप सबके लिए। आपके सामने जो रेट लॉ लिखा, आर बराबर के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर, एक्सेस में कौन है? कौन है? तो पावर किसकी करोगे? जीरो कर दिया, जीरो। अब बी की पावर जीरो, अच्छा ये डैश है कि 1 लिखा है? बी की पावर जीरो कर दिया, मतलब बी नहीं है। अरे हाँ या ना? अब चाहे उसको मैं हटा के लिख दूं या मैं पावर जीरो लगा दूं, चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? बोलो ना। लेकिन वो जो रेट कांस्टेंट आया, अब मुझे बताओ वो वही वाला है कि नया है? क्योंकि आप जिस कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हो, जिस कंसंट्रेशन चेंज या जो नहीं हो रहा है, देखो दो तरीके, या तो कोई हल्का सा चेंज होके नहीं चेंज होता, या तो कोई चेंज ही नहीं होता। हमारे एनसीईआरटी में जितने सिलेबस है सारे किसमें थे? पानी में। और पानी का कंसंट्रेशन कितना? 55.5। अरे वो कांस्टेंट है ना। लेकिन जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया,
ए और बी को लेके चल रहे थे, हाँ या ना? बी को हमने कितना चेंज किया? हल्का सा, बोलो ना। और जब हल्का सा चेंज हुआ तो उसमें ना के बराबर चेंज आया, यानी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई हो गया, नया कांस्टेंट बना। आज यहाँ पे आपसे प्रश्न कह रहा है भाई साहब कौन एक्सेस में? बी। तो जो एक्सेस में पावर जीरो लगाओ ना, लगाए ना लगाए। अब एक चीज बताना, यहाँ पे जो के डैश लिखा पूरी क्लास, ये के डैश बराबर पूरी क्लास ये के इंटू, एक मिनट, ये बी की पावर टू है कि केवल बी है? बी की पावर टू है, केवल बी है। रटो नहीं, समझो हम क्या कर रहे हैं। जो कांस्टेंट है, समझो, जो आज यहाँ पे कांस्टेंट कौन था? बी या पानी। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है? तो मैं पानी की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि पानी के कंसंट्रेशन की स्क्वायर से? पानी के क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि वो कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू कितनी है? 55 पॉइंट, हाँ या ना? तो आज अगर यहाँ बी की पावर टू है तो भैया बी की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, कि पावर टू है तो मैं उसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करूं। नहीं समझे? नहीं समझे? समझते हैं शुरू से। आज क्या प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे बी एक्सेस में है, आ जाओ जरा, और बी एक्सेस में है तो यहाँ मैं बी की पावर जीरो कर दूं। बी की पावर जीरो करके दुनिया को क्या बताना चाहता हूं? कि रेट लॉ बी पे डिपेंड करता। डन। बी पे डिपेंड नहीं करता, ये तो बता दिया। अब मुझे जो रेट लॉ लिखना है वो मैं लिखूं आर बराबर के इंटू ए की पावर वन, की के भी बदलेगा? के क्यों बदला? क्योंकि बी की कांस्टेंट बदली। तो बी की जो कांस्टेंट है अगर 10 है तो 10 की 10 ही है ना, कि 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो मल्टीप्लाई 10 से करोगे 100 से, तो मल्टीप्लाई में बी से करो बी की पावर 2 से। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यानी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? बी से, हाँ या ना? अब बताओ आर बराबर के इंटू ए कह दूं या के डैश इंटू ए कह दूं, चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? क्लियर? तो अगला सवाल बोल दूं ना बोलूं? लिखना जरा, फॉर द सेम प्रॉब्लम, फॉर द सेम प्रॉब्लम व्हाट विल बी रेट लॉ? व्हाट विल बी? अब मैं बार बार सूडो रेट लॉ नहीं बोलूंगा, याद रखना रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है। हेलो, व्हाट विल बी रेट लॉ इफ ए इज इन एक्सेस? अगर ए एक्सेस में है तो बताओ अब रेट लॉ क्या होगा? बता दोगे क्या? व्हाट विल बी रेट लॉ इफ ए इज इन एक्सेस? बताइए क्या होगा? आर बराबर के इंटू ए की पावर जीरो इंटू बी की पावर टू। सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा गलत लिखा? पक्का? अब बी ए की पावर जीरो आप नहीं बताना चाहते तो हटा दो तो भी तो चलेगा। आप सही लिखा गलत लिखा? अब क्या कमी है? के डैश भी तो आएगा। सारी बातों की एक बात, जो एक्सेस में क्या उसकी पावर जीरो लगा दे। लेकिन अगला सवाल लिखना जरा, आर बराबर कह दूं मैं के डैश इंटू बी की पावर टू, चलेगा? नहीं चलेगा? अगला सवाल लिखिएगा, बोलू क्या? फॉर द सेम रिएक्शन, वही रिएक्शन है और रिएक्शन आपके सामने है, a प्लस टू बी से बना c। फॉर द सेम रिएक्शन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ? अब आपसे रेशियो पूछा किसका? यूनिट ऑफ। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ pseudo rate constant? What will be the ratio of unit of pseudo rate constant when B is in excess to the when A is in excess to the when B is in excess to the when A is in excess? बोर्ड पे लिखा है। आपसे अब यूनिट का रेशियो पूछा है। किसका रेशियो? यूनिट का। किसका पूछा है? हेलो, मुझे बताओ, जब एक्सेस में कोई और है तो भैया यूनिट बदलेगी नहीं बदलेगी? सोचो, दिमाग लगाओ, चेक करते हैं। एक मिनट, सबसे पहले कौन एक्सेस में है? बी। जब बी एक्सेस में है तो ऑर्डर क्या होगा? बोलो ना यार। जब बी एक्सेस में है तो क्या इसका ऑर्डर वन होगा? अपॉन, और जब ए एक्सेस में है तो ऑर्डर, ये मैं कोई हाई फाई बात कर रहा हूं क्या? सरल भाषा में जो एक्सेस में है उसको जीरो लगा दो, और ज्यादा दिमाग में लगाने की आवश्यकता, चलेगा? जब बी एक्सेस में था तो पावर जीरो, ए की पावर वन, यस और नो?
और जब a एक्सेस में तो a की पावर 0, तो b की पावर, तो ऑर्डर विल बी, नहीं समझे? जो लोग नहीं समझे उनके लिए, जब b एक्सेस में था, आओ ना यार, ये इतना आसान है, कुछ मत करो, जो एक्सेस उसको 0 करो ना। कर दूं क्या? पहले b को एक्सेस में करो, बोलो रेट लॉ, r बराबर k डैश इंटू a की पावर, हाँ या ना? ज्यादा दिमाग है फंसोगे। अब a एक्सेस में करो, करो ना। कैसे लिखोगे बोलो? r बराबर इंटू b की पावर, नहीं समझे? आज ऑर्डर क्या है? आज ऑर्डर जब बी इसमें था और जब ए है तो यस और नो। अब यूनिट बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के की यूनिट शानदार, सेकंड ऑर्डर के की यूनिट मोल माइनस 1, लीटर प्लस 1, सेकंड इनवर्स कटेगा, ये ऊपर जाके मोल पर लीटर बनेगा, मोल पर लीटर ही तो मोलैरिटी है। कोई बड़ी बात कर रहा हूं क्या? एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, मैं आपसे सवाल टू भी करा रहा हूं। हमारे एनसीईआरटी में तो घटिया सवाल यही दे रखा है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जहां ये भी वन वो भी वन, मत सोचो ज्यादा, जहां ये भी वन वो भी वन, हाँ या ना? यस और नो? उन्होंने एग्जांपल यही दिया, कुछ भी टेढ़ा करना होता तो वो भी स्टोइकियोमेट्री बदल सकते थे, क्यों नहीं बदला? इतना सोचना बच्चे को बस। स्यूडो ऑर्डर नहीं हमारा सिलेबस, क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इज दिस क्लियर? अब अगर समझ गए, एक छोटा सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लूं क्या? लिखो जरा, एक रिएक्शन आप सबके समक्ष है, ए प्लस वाटर, अब जानबूझ के मैंने वाटर लिखा ताकि एनसीईआरटी के सिलेबस से मैच कराऊं, ए प्लस वाटर, और यहां लिख दो वाटर एक्सेस, ए प्लस वाटर से बन रहा है बी, चलेगा? बोलो सवाल। इफ, बिल्कुल सही कहा आकाश, अरे वो कोई बच्चा था। लिखो इफ, लिखो जरा, इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इज 2 इंटू 10 की पावर, रुक जाओ, अभी मैंने के बोला कि के डैश, रेट कांस्टेंट की स्यूडो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है तो ऑर्डर क्या लेके चलोगे? डन, डन। तो इसकी यूनिट क्या होगी बोलो जरा? मोल माइनस 1, लीटर प्लस 1, सेकेंड इनवर्स, परफेक्ट, आया ना? इफ k is equal to 2 into 10 की पावर माइनस 3, मोल माइनस 1, लीटर प्लस 1, सेकेंड इनवर्स, चलेगा? देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ pseudo rate constant k dash, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ pseudo rate constant k dash, तो हमें pseudo rate constant k dash की वैल्यू बतानी, कितने बच्चों से बन जाएगा यार? आज पानी है और पानी के कंसंट्रेशन आपको पहले से याद है, पानी नहीं होता तो उसकी वैल्यू दे देता, पानी तो याद है ना? सर आपने पानी बस क्यों दिया? अरे वही एनसीईआरटी में दो ही तो एग्जांपल लिखा उन्होंने, चलो जरा कर लोगे क्या? के डैश बराबर के इंटू पानी, हाँ या ना? के की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 55.55, मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 0.11, चलेगा? चेक कर लो कितने बच्चों का आंसर आ गया, रेजर है जल्दी से। आंसर गलत है, सेकंड इनवर्स। अच्छा बोलने वाले थे क्या? 0.11 सेकंड इनवर्स, चलेगा? तो बस याद रखना है यूनिट का जो एक्सेस में कौन सा, दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें स्यूडो ऑर्डर जानने की आवश्यकता नहीं है। आ जाओ जरा, ए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी, क्या बात कर रहे हो? एनथ ऑर्डर भी, सेकंड ऑर्डर भी, नकली ऑर्डर भी। कोई नकली कैसे हुआ समझ गए? होना तो वो था मगर हो गया क्योंकि वो इतना ज्यादा था कि हमें अंतर समझ में नहीं आया, आभास ऐसा हुआ। अरे हाँ या ना? फिलहाल स्यूडो ऑर्डर भी, क्या जीरो ऑर्डर एग्जांपल बचे थे? फर्स्ट के बचे थे, हाँ या ना? जो कहना चाहता हूं सुनिएगा, एग्जांपल ऑलमोस्ट आपने सारे याद कर लिए, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं, सब लिख लिया? एक पॉइंट लिखना ट्रिपल स्टार बना के, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। कुछ देर पहले आपने कौन सा मीडियम लिखा था? एसिडिक। अब कौन सा मीडियम बोल रहा हूं? बेसिक। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। ए रुको जरा,
बच्चों एक रिएक्शन हमें मिली, ऐसे कहीं हो रही थी, उसका ऑर्डर 2 आया। कितना आया? क्यों आया? आया तो क्यों आया? तो आया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल। देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक इज सेकेंड ऑर्डर, इज सेकेंड ऑर्डर। नीचे लिखना, वो स्यूडो ऑर्डर नहीं है, वो स्यूडो ऑर्डर नहीं है, वो स्यूडो ऑर्डर। सुन के लिखना है, देख के नहीं लिखना है। रिपीट करता हूं मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम इज सेकेंड ऑर्डर। लिख लिया? वो स्यूडो ऑर्डर चलेगा? नहीं चलेगा। जब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में होता तो कौन सा ऑर्डर? क्यों? क्योंकि वो है, और वो है तो वो है। अब यही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है तो इसकी मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इस पहलू में नहीं जाना। हम तो क्या कहते हैं, ऑर्डर 1 है क्यों है? क्योंकि वो है। ऑर्डर 2 है क्यों है? क्योंकि वो है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम स्यूडो ऑर्डर है, वो क्यों है? नहीं, क्योंकि वो एक्सेस में था, उस पर डिपेंड नहीं किया। वो समझा या नहीं समझे? लेकिन अगर किसी रिएक्शन कोई ऑर्डर है तो वो ऑर्डर है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये हमें मानना पड़ेगा। इज क्लियर? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? आपको सारे एग्जांपल पहले से याद हो गए। चेक कराऊं क्या? चेक कराऊं क्या? आपसे रिएक्शन बोलूंगा, ऑर्डर बताना, ठीक? चेक करें क्या? डिकम्पोजिशन ऑफ एनी गैसेस ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। यूं तो कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होती, तो जब भी होती बड़ी मुश्किलों से, बड़े इंतजाम से होती। मेटल के सरफेस पे होने वाली कुछ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन, याद आया? बताना, मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन, कंडीशन के बदले से ऑर्डर बदल जाता है। मेटल के सरफेस पे होने वाली हर रिएक्शन जीरो ऑर्डर, लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, हाई प्रेशर में। याद आया? मैंने आपके सामने रफ कर रहा हूं, कोई कॉपी मत लिखना। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, 2HI से बना H2+I2। हेलो, यहां लिख दिया गोल्ड का सरफेस ऑर्डर बोलो। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहां बन रहा है N2+CH2। याद आ रहा है? यहां लिखा प्लेटिनम, यहां लिखा गैरेथिस। ऑर्डर बोलो। मैंने बोला हाई प्रेशर, क्या बोला? ऑर्डर 0। लो प्रेशर ऑर्डर 1। याद आ रहा है? मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2O2 से बना H2O+O2। ऑर्डर बोलो। H न्यू लगा दिया, ऑर्डर बोलो। शानदार। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेडियो एक्टिविटी के कूल जलूल। याद है ना? भूल गए क्या? फिलहाल उसके बाद अगर ऐसा कुछ भी नया आ जाए जो आपने कभी नहीं सुना तो क्या मानेंगे? आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं। एक बात, दूसरी बात, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, वो फर्स्ट ऑर्डर है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है। ऑर्डर जो नकली है वही असली है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग है। अरे नहीं समझे? सारे एग्जांपल याद है? बस मुझे आपका ध्यान केवल इन 3 रिएक्शन की ओर लेके आना है, क्योंकि आप इसे पढ़ते हो अपने सिलेबस में। इसलिए मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2+Cl2 से बना 2HCl। सब लोग बोर्ड पे आइए। आगे क्या? आगे यहां लिखा मैंने H2। क्या लिखा? ऑर्डर बोलो। क्या बात है, ये भी आपसे बन गया क्या? सही, बिल्कुल सही जवाब। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा प्यारे बच्चों, H2+Br2, H2+ से बना 2HBr। ऑर्डर बोलो। और आपका जवाब गलत है, इसका ऑर्डर है 1.5। क्या है ऑर्डर? 1.5। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इन द सेम वे मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों, H2+I2 से बना 2HI। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो। क्या है? और इसका ऑर्डर होगा सेकेंड। क्या ऑर्डर होगा? याद रखोगे क्या? ये 3 आपको याद रखना है, Cl2 की, Br2 की और HI की। उसमें भी 1995 के आसपास का सवाल था जब ये पूछा था, इनमें से कौन फ्रैक्शनल ऑर्डर है? तो याद रखना है, क्योंकि आपको पढ़ाते हैं हेलोजनेशन में। हेलोजनेशन सुना है ना? एग्जाम्पल लिख लो 3, बाकी सब आपको पहले से याद है, ये 3 याद रखना है। तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है, इसे दिमाग में रखना है बेसिकली, और बाकी तो आप खेल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? इसका ऑर्डर 1.5 क्यों है? नहीं समझे? ऑर्डर 1.5 है क्योंकि वो है। हाँ बोल बेटा। ना ना, बस इतना लिख लीजिए, बाकी तो आपको मैंने अलग अलग जगहों पे लिखा ही रखा है। एक बच्चा मुझसे कह रहा, सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? जब तक कोई कहना दे एलिमेंट्री है, तब तक मॉलिक्यूलरिटी बताने की जरूरत मत करना। एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है, कभी पढ़ना, मॉलिक्यूलरिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो मीनिंग। उसको हमने हमने बोला मीनिंगलेस।
एनसीईआरटी ने क्या बोला? नो मीनिंग। तो उससे मैंने क्या बोला? मीनिंगलेस। चलेगा? एनसीईआरटी ने कहा नो मीनिंग। जब तक बोले नहीं तब तक मॉलिक्युलरिटी मत बताना। सर मजबूर कर दे क्या? तो फिर उसका तरीका भी आपको सिखाया। इज दिस क्लियर? यार अपनी काहे की फैक्ट्री थी, उसमें क्या बन रहा था? अमोनिया। एक बार इसको लिख लो। लिख लिया? अमोनिया की फैक्ट्री थी, अमोनिया बन रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सुनिएगा प्लीज, मुझे प्यारा हूं। रोज 100 किलो अमोनिया बनाते थे, बना के बेचते थे, पैसे कमा रहे थे। अचानक से मार्केट से डिमांड आ गई 500। याद है? तो आपने अपनी फैक्ट्री में लोगों को काम पे रख रखा था। उन्होंने कहा देखो साहब, अगर आप अमोनिया की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, प्लीज लिसन केयरफुली, सबसे पहले आपको अमोनिया का रेटला लिखना पड़ेगा। तो भाई ने आपको रेटला लिख के बताया, आर बराबर के इंटू N2 की पावर 0 इंटू S2 की पावर 1। शायद यही लिखा था। इसका यह मतलब था कि अगर अमोनिया की रफ्तार बढ़ानी है, अगर अमोनिया की रफ्तार, तो नाइट्रोजन बाजार से खरीदने से कुछ भी होने वाला, आपको बाजार से हाइड्रोजन खरीदना पड़ेगा। हाँ या ना? हाइड्रोजन खरीदिए, रफ्तार बढ़ाइए। यस और नो? लेकिन आपने अपने फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे उनसे कहा, यार खरीद के रफ्तार बढ़ाना ये अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा करो कि एक नया पैसा ना खर्च करना पड़े और रफ्तार भी बढ़ जाए। और रफ्तार भी, हेलो, तो एक बच्चा कह रहा है सर देखो यार, लॉजिक तो था कंसंट्रेशन बदलने का, और कंसंट्रेशन बदलने के लिए या तो मोल बदलो या तो वॉल्यूम बदलो। लेकिन वॉल्यूम बदलने के लिए भी फैक्ट्री में पिस्टन वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसमें पैसे खर्च होंगे, और हम पैसे खर्च करना एक बार कर दिया जो हो गया है ना। अब उतने में भाई साहब हमें सिलेक्शन चाहिए। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि अब हमें वो जो हमारी फैक्ट्री थी उसमें जितना नाइट्रोजन था, जितना हाइड्रोजन था, उसी में से रफ्तार बढ़ानी है, हमें कुछ नया खरीदना नहीं है। तो मैं आपको आज अब सिखाने वाला हूं चैप्टर का आखिरी द लास्ट पार्ट, दैट इज हाउ टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ टू इंक्रीज द, किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं, किसी भी रिएक्शन को कैसे घटाएं। ये कुछ ऐसा है कि मैंने कहा किसी भी गाड़ी की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं, किसी भी गाड़ी की रफ्तार को कैसे घटाएं। अगर गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाना है, घटाना चाहते हैं, तो बच्चे मुझसे कहते हैं सर वो रेस है, एक्सीलरेटर, ये वो। सच बताऊं, अगर आप गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा गाड़ी काम कैसे करती है। और गाड़ी काम कैसे करती है ये समझने के आपको समझना पड़ेगा गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है। हाँ या ना? जैसे किसी भी, सुनिएगा ना प्लीज, जैसे किसी भी गाड़ी के लिए सबसे जरूरी उसका हिस्सा होगा इंजन, वैसे ही अगर आप रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा रिएक्शन होती कैसे है। जब तक आप ये नहीं जानोगे रिएक्शन होती कैसे है, तब तक आप ये कैसे समझोगे रफ्तार को बढ़ाएं कैसे, रफ्तार को घटाएं कैसे। तो नाउ मूविंग इन फ्रंट, हम लोग सीखने वाले हैं रिएक्शन होती कैसे है। रिएक्शन होती कैसे है, इस चीज को समझाने के लिए मार्केट में बहुत सारी थ्योरी आई। एक सबसे फेमस थ्योरी जिसका नाम है कॉलिजन थ्योरी, एक दूसरी थ्योरी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ऐसी बहुत सारी थ्योरी मार्केट में है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी केवल एक ही थ्योरी कवर करता है, दैट इज कॉलिजन थ्योरी। सर ये क्या है थ्योरी? सर क्या बताएगा रिएक्शन कैसे होती है? सर रिएक्शन कैसे होती है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम जान पाए रिएक्शन होती कैसे है, तो हम रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा पाए, रिएक्शन रफ्तार को घटा पाए। हाँ या ना? रफ्तार को कंट्रोल करना है तो पहले समझना पड़ेगा रिएक्शन होती कैसे है, और रिएक्शन होती कैसे है समझाने के लिए कौन सी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं? कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी इज नॉट द ओनली थ्योरी इन आवर सिलेबस, याद रखिएगा, और भी बहुत सारी थ्योरी है। हेलो, लेकिन अपने नीट के सिलेबस में और एनसीईआरटी में मात्र हम एक ही थ्योरी की बात करेंगे, दैट इज कॉलिजन थ्योरी। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग कॉलिजन थ्योरी। आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए होगा, लिख लेना नेक्स्ट थ्योरी कॉलिजन थ्योरी। जब भी कोई थ्योरी आती है ना, तो थ्योरी के साथ कुछ पॉस्टुलेट्स आते हैं। आजकल मार्केट में थ्योरी चल रही यूनिवर्स के लिए, बिग बैंग थ्योरी सुना होगा। और जब भी कोई थ्योरी चलती है तो थ्योरी के साथ कुछ पॉस्टुलेट्स आते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नियम आते हैं, कुछ कुछ बातों पे मान के थ्योरी बनाई जाती है, राइट। जब मैं आपको कॉलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पैरेलल में हम लोग की अदृश्य एक थ्योरी चलेगी, सिलेक्शन थ्योरी। लिखूंगा नहीं उसे, अरे मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है सिलेक्शन। सबको दिख रहा है? कुछ ऐसे ही देखते रहना, ठीक। जैसे ही हम लोग कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे तो कॉलिजन थ्योरी में कुछ अजम्पशंस होंगे, कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, राइट। इन द सेम वे जो सिलेक्शन थ्योरी है उसके भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। जैसे सिलेक्शन थ्योरी हमें समझाएगी सिलेक्शन होती कैसे है, कॉलिजन थ्योरी हमें समझाएगी रिएक्शन होती कैसे है। सिलेक्शन थ्योरी कैसे सिलेक्शन होता है, ये इस बात पे आधारित है कि बच्चे कुछ पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं कि जैसे उसका पोस्टुलेट नंबर 1, बच्चा रोज 18 घंटे पढ़ना चाहिए, न दिवाली न दशहरा न होली न ईद। हेलो। पोस्टलेस नंबर 2, बच्चे को पीसीबी पढ़ना। समझ पा रहे हैं क्या? पढ़ कुछ और रहा, उम्मीद सिलेक्शन कर रहा, तो कैसे काम चलेगा?
तो कई सारे पॉइंट थे, उन्हीं पॉइंट्स की बात करें तो आओ बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी। लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बार साइंटिस्ट का नाम याद कर लेते हैं जिन्होंने इसको लिखा था। गिवन बाय, लिखते चलना फटाफट, मैक्स स्ट्राउड एंड विलियम लुइस। मैक्स स्ट्राउड एंड विलियम लुइस। तो ये भाई लोगों ने इस थ्योरी को दिया, लेकिन इस थ्योरी को समझने के पहले उनके जो पोस्टुलेट्स थे, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जरा उसे समझिएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट, ये थ्योरी आधारित थी केटीजी थ्योरी पे। किस पे आधारित थी? केटीजी थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा या सुन रहे होंगे? केटीजी थ्योरी के, सुन लिया? केटीजी थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी पोस्टुलेट थे, वो सारे के सारे यहां पे भी सही माने गए। और यही कारण है कि, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। तो कॉलिजन थ्योरी कहती है कि आज हम जितनी बातें करने वाले हैं वो हमें ये सिखाएंगी रिएक्शन होती कैसे है। रिएक्शन होती कैसे है उसके पहले कुछ पोस्टुलेट्स को मान के चलना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये जो अच्छा आज भी थ्योरी है, लॉ नहीं बना, हाँ या ना? अरे अगर लॉ बन गया होता तो लोग बाग इसका नाम क्या रखते? कॉलिजन लॉ। यानी अभी भी ये क्या है? थ्योरी। इस पोस्टुलेट्स का सेकंड पॉइंट था, लिखना वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन। वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन। एनसीईआरटी कहता है गैसियस रिएक्शन में भी चलेगा, गैसियस रिएक्शन, और वो ऐसी रिएक्शन में भी चलेगा जो एक्वस मीडियम में हो रही है। कहां हो रही है? तो लिखना वैलिड फॉर गैसियस रिएक्शन एंड इन एक्वस मीडियम। लेकिन मैं जब आपको सारे फंडे सिखा रहा हूंगा वो केवल गैसियस रिएक्शन के लिए ही सिखा रहा हूंगा, एक्वस मीडियम की बातें हम नहीं करेंगे। लेकिन याद रखना मैं जो थ्योरी बता रहा हूं वो इन दोनों पॉइंट्स पे चलने वाली है। इज दिस क्लियर? सर क्या कहती है थ्योरी, बताता हूं। ये जो थ्योरी है ये गैसियस रिएक्शन के लिए वैलिड है, एक बात। दूसरी बात, उन्हें होना पड़ेगा बाई मॉलिक्यूलर। क्या होना पड़ेगा? हर बच्चा बाई मॉलिक्यूलर फील कर पाए कि नहीं कर पाया? यानी कितने मॉलिक्यूल टकराने पड़ेंगे? दो। चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, वैलिड फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। वैलिड फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। वैलिड फॉर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस थ्योरी के सभी अजम्पशन में जो सबसे बड़ा अजम्पशन था वो ये कि अगर दुनिया में कोई रिएक्शन होती है, अगर दुनिया में कोई रिएक्शन, तो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन का होना जरूरी है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन, देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन का होना जरूरी है। अगर कोलिजन नहीं है तो कोलिजन थ्योरी से कोई भी जवाब मिलने वाला नहीं है। अगर रिएक्टेंट आपस में कोलाइड नहीं कर रहे तो रफ्तार को बढ़ाने के जो कंसेप्ट सीखने वाले हो वो काम करने वाले, याद रखना। इज दिस क्लियर? इसे कुछ ऐसे समझते हैं, देयर मस्ट बी कोलिजन फॉर एनी रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो हमारी सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर किसी को सिलेक्शन चाहिए है, अगर किसी को सिलेक्शन, कई सारे पोस्टुलेट्स थे उसमें से एक पोस्टुलेट था उसे नीट का पेपर देना पड़ेगा, उसे नीट का पेपर देना। अरे खूब पढ़ा, पेपर देने नहीं गए तो सारी बातें बेकार, हाँ या ना? इन द सेम वे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, आ जाओ। मान लो मेरे पास ये गैसियस मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है? और एक ये दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल है, मान लो। कॉलिजन थ्योरी ने सभी बातों को समझाते समय इन दोनों मॉलिक्यूल को माना स्फेरिकल। कैसा माना? रिएक्शन के पहले मतलब कॉलिजन के पहले भी कैसा माना? स्फेरिकल। और कॉलिजन के बाद भी जब वो प्रोडक्ट बन गए तो भी क्या माना? स्फेरिकल। उनके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंज नहीं माना गया। लेकिन आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं रिएक्शन होती है तो स्ट्रक्चर चेंज तो होता ही होता है, हाँ या ना? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं लोगों ने इनके अजम्पशन में ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। सिलेक्शन थ्योरी बच्चे को 18 घंटे पढ़ना पड़े, कौन पढ़ सकता 18 घंटे बताओ? समझना मेरी बात को। क्वेश्चनिंग शुरू हो गई यार, आपके अजम्पशन ही इतने खतरनाक है भाई साहब, कभी फुलफिल ही नहीं होगा, हाँ या ना? तो कॉलिजन थ्योरी ने कहा चुपचाप से सुनते चलो, ठीक। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, बोलो क्या? बिफोर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वर इग्नोर्ड, नजरअंदाज किए गए।
स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट वर इग्नोर्ड। रिएक्शन के पहले भी उन्हें हार्ड स्फीयर माना गया, रिएक्शन के बाद भी उन्हें हार्ड स्फीयर माना गया, जैसे थे वैसे ही रहे, उनका स्ट्रक्चर बदला नहीं। ऐसा किसने माना? कॉलिजन थ्योरी ने। इज दिस क्लियर? अब कुछ लोगों ने इसीलिए एक नई थ्योरी का जन्म दिया, इसका नाम था ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कैटलिस्ट बताऊंगा, हल्का सा आइडिया दूंगा उसमें भी, फिलहाल सुनिएगा। हम सबके सिलेबस में केवल कौन सी थ्योरी है? कॉलिजन थ्योरी। और वो थ्योरी कहती है अगर रिएक्शन को होना है तो कॉलिजन होना। इसी प्रकार से हमारी थ्योरी चल रही सिलेक्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वो कहती है अगर सिलेक्शन होना है तो नीट का पेपर देना। हेलो, अब हम लोग क्या कर रहे थे, सिलेक्शन थ्योरी बना ही रहे थे, हमें एक बंदा मिला, वो बंदा था वेटिकन सिटी का। कहाँ का था? वेटिकन सिटी क्यों चुना? बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, बस बस। तो बहुत छोटी पॉपुलेशन है, मतलब जिसकी जनसंख्या हजारों में है, जिसकी जनसंख्या, वो लाखों में नहीं सोच पाएगा। हाँ? तुलना ना करे कोटा छोटा बड़ा, बस मान लो छोटा सा देश है, ठीक, उसकी जनसंख्या हजारों में है, चलेगा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, सिलेक्शन थ्योरी कहती है अगर सिलेक्शन होना है तो नीट का पेपर देना पड़ेगा। कॉलिजन थ्योरी कहती है अगर किसी रिएक्शन को होना है तो कॉलिजन होना। अगर आप से मैं पूछूं, प्यारे बच्चों इमेजिन करते हैं, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, मेरे सामने ये एक बर्तन है, क्या ये? अरे मान लो इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? छोटा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा है। और इसके अंदर आपने गैसेस भर दिए, भर दो जरा। एक मॉलिक्यूल आपने भरा ए का और एक मॉलिक्यूल आपने भरा, दोनों को गैसेस माने कि सॉलिड की लिक्विड? मान ले क्या गैसेस, मान लो ना। अब जब दोनों को आप बर्तन भरोगे तो दोनों क्या अंदर स्ट्रेचू स्ट्रेचू खेलेंगे? क्या दोनों आपस में टकराएंगे? अब जब दोनों टकराएंगे तो क्या दोनों के बीच में कॉलिजन होगा? एक सवाल पूछता हूं प्यारे बच्चों, एक सेकंड थोड़ा इमेजिन करो, एक सेकंड कितना छोटा समय होता है? अपना सबसे छोटा समय वही है। तो एक सेकंड में क्या बोला मैंने? एक 1 सेंटीमीटर क्यूब में एक सेंटीमीटर अंदर जो आपने मॉलिक्यूल भरे वो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? बोलो ना यार। आपसे पूछता हूं, बताओ 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी टक्कर हो रही होगी, कितने कॉलिजन हो रहे होंगे, कितने होंगे? अगर अंदाजा लगाने को बोला जाए, गैसियस है मान लो, सॉलिड नहीं गैसियस है, कितने कॉलिजन हो रहे होंगे? मैक्स स्ट्राउस और विलियम लुइस ने कहा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में यानी पर यूनिट वॉल्यूम, 1 सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम में जो कॉलिजन की संख्या है वो 10 की पावर 25 से वो 10 की पावर 28 के ऑर्डर की है। ये नंबर बड़ा है कि छोटा है? झूठ बोलते हो आप, आ जाओ जरा यहाँ लिखो, लिखो एक बार 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ या ना? ये बड़ा है कि छोटा है? गिनती आती है आपको? आती कि नहीं आती? बताओ ये बहुत बड़ा नंबर है कि बहुत छोटा है? यानी मुझे बताओ यहाँ पे 1 सेकंड में कॉलिजन की संख्या बहुत बड़ी कि बहुत छोटी है? ये कुछ ऐसा है कि उसने हमसे कहा, वेटिकन सिटी के बंदे ने, सर आप कहते हो सिलेक्शन थ्योरी कहती है कि सिलेक्शन होने के लिए नीट का पेपर देना। अरे हाँ या ना? यानी कि वही वाली बात है, कॉलिजन होगा तो रिएक्शन होगा, नीट का पेपर देगा तो सिलेक्शन होगा। बोलो ना। यानी जितने कॉलिजन होंगे सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी जितने पेपर देंगे सारे डॉक्टर बनेंगे। ये वेटिकन सिटी का बंदा हमसे कह रहा था। मैंने कहा रुको, जितने पेपर देंगे, जितने पेपर, ये उनका डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है? हेलो। तो बंदे ने मुझसे कहा कि सर आपके देश में हर साल कितने बच्चे नीट का पेपर देते हैं? ये कुछ ऐसा सवाल था कि मैंने आपसे पूछा 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकंड में कितने कॉलिजन होते हैं? हेलो। आपको जब मैं 10 की पावर 25 बोला तो एक बड़ा नंबर लगा कि नहीं लगा? तो उसने मुझसे कहा सर ऐसे ही आपके देश में हर साल कितने बच्चे पेपर देते हैं जिसकी जनसंख्या हजारों में है? मैंने कहा आप एक बार सोचो कितने देते होंगे। वो कितना सोचेगा, हजारों में तो सोचेगा। अरे बोलो ना। उससे हमने कहा भाई साहब 20 से 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं। कितने बच्चे? तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, हर साल 20 से 22 लाख डॉक्टर बनते हैं? क्यों? सिलेक्शन थ्योरी तो यही कह रही है कि हर साल इतने बच्चे पेपर दे रहे हैं और पेपर देने के डॉक्टर बनना जरूरी है। अरे हाँ या ना? डॉक्टर बनने के लिए पेपर देना जरूरी है, तो जो बच्चा पेपर देगा क्या वो सारा डॉक्टर बनेगा? ऐसा कोई जरूरी? इस टर्म को, कुल कितने कॉलिजन हो रहे हैं, इसका नाम रखा गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या नाम रखा गया? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड यहाँ पे आया जिसको बोला गया कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कैसे करेंगे? एक बार बोर्ड में आ जाओ सब लोग। किसके बीच में कॉलिजन हुई? ए और, तो इसे ऐसे लिखेंगे जेड ए बी, मतलब किसके बीच में कॉलिजन है? ए और बी के बीच में, चलेगा?
लिखिएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय Z। एक लाइन लिखना, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स taking place per unit volume, per unit time, taking place per unit volume, per unit time, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में कुल कितने कॉलिजन हो रहे हैं, यही क्या कहलाएगा कॉलिजन। लिखना फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, जैसा बोर्ड पे लिखा वैसा लिख लीजिएगा। ये जो चित्र आपके सामने है ये गैसियस का है। मैंने नहीं कहा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हमेशा 10 की पावर 25 है, गैसियस रिएक्शन के लिए ऐसा पाया गया। इज दिस क्लियर? कुछ एक कॉमन सेंस के सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या, पूछ लो क्या यार। ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस का वाइब्रेशन बढ़ता है घटता है? तो जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है मतलब कुल कुल कॉलिजन है, हाँ या ना? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा घटेगा? पूछ रहा हूं आपसे। टेम्परेचर बढ़ाओ, मॉलिक्यूल ज्यादा टकराए कम टकराएंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जेड बढ़ जाएगा। बोलो ना, ये कॉमन सेंस आपके जहन में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी जल्दी, जैसा लिखा है टेम्परेचर बढ़ाने से जेड बढ़ जाएगा, जेड का मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। लिख लिया होगा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता, पूछ लो क्या, लिखते लिखते बता दो इसका वॉल्यूम कितना है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे पास पास, दूर दूर जाएंगे तो कॉलिजन की संख्या बढ़ेगी घटेगी? क्या बात कर रहे हो? मतलब आप कहना चाहते हैं वॉल्यूम बढ़ाने से जेड घट, तो वॉल्यूम घटाओ जरा, वॉल्यूम घटाया, वॉल्यूम घटाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। बिल्कुल फील का सवाल पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम घटाओ तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। टक्कर ज्यादा की कम, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है नहीं है, कंडीशन के बदलने से बदल जाएगा, बदलेगा, टेम्परेचर के बदलने से बदलेगा, बदलेगा, वॉल्यूम के बदलने से बदलेगा, वॉल्यूम घटेगा तो जेड। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जो पूछने वाला हूं नीट 2017 का सवाल, 2017 2023 लगातार उन्होंने कॉलिजन थ्योरी सवाल पूछे और कुछ ऐसे पूछे जो बड़े ज्यादा विवादास्पद थे। सवाल क्या सुनिएगा, अंदर क्या भरी पड़ी है, गैसेस का मॉलिक्यूल बढ़ाओ, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्या बढ़ाया आपने गैसेस के? मॉलिक्यूल बढ़े तो मोल बढ़े घटे? मॉलिक्यूल बढ़े तो मोल, पक्का? मॉलिक्यूल ज्यादा तो मोल भी, मोल होगा ज्यादा तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाना मतलब मोल बढ़ाना मतलब मॉलिक्यूल बढ़ाना। आपसे पूछता हूं कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन तो अंदर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी घटेगी? बोलो ना, यानी आप सब कहना चाहते हैं कंसंट्रेशन ज्यादा तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये आपको फील से आया कि नहीं आया? पक्का? यही सवाल था ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन, ऑन चेंजिंग कई सारे ऑप्शन थे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बदलेगा नहीं बदलेगा, तो आंसर था हाँ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बदलेगा। मजा अब नहीं, मजा तब आएगा जब अरहेनियस कांस्टेंट पढ़ा दूंगा फिर ये सवाल पूछूंगा, फिर आपको एक डाउट आएगा और आना लॉजिकल है। अभी फिलहाल z एक कांस्टेंट पैरामीटर है क्या? नहीं है। कंडीशन के बदलने से बदलेगा, बदलेगा, टेम्परेचर के बदलने के, वॉल्यूम के बदलने से, कंसंट्रेशन बदलने से कैसे बदलेगा? क्लियर है? चलो अब कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, सिलेक्शन कैसे होता है, 2 मिनट और, 2 मिनट और खत्म करना है। सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन कैसे होता है, मैं 2 मिनट और पक्का। अभी 1 बजे है ना, वहां के टाइम हुआ, वहां 25 हो जाए कम से कम। चलो चलो, तो सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है के लिए हमने कहा भाई साहब सिलेक्शन होने के लिए नीट का पेपर देना, हाँ या ना? तो वेटिकन सिटी के बंदे ने कहा मतलब हर बंदा जो पेपर देगा वो सिलेक्शन हो जाएगा? ये तो वही वाली बात हुई ना कि कॉलिजन होगा तो ही रिएक्शन होगी। तो कितने कॉलिजन हो रहे हैं? तो एक सवाल आता है कि अगर इतने सारे कॉलिजन हर सेकंड में हो रहे हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट भी बनने चाहिए, समझना। और अगर इतने सारे प्रोडक्ट बनते, क्या बोला मैंने, अगर इतने सारे प्रोडक्ट, तो क्या दुनिया में कभी कोई स्लो रिएक्शन होती? फिर तो हम ऐसे पढ़ते टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, नंबर 1 वेरी फास्ट, खत्म। नहीं समझ पाए? अगर ऐसा ही होता, कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है, रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन का होना, हर सेकंड में इतने कॉलिजन हो रहे हैं, तो जब इतने कॉलिजन हो रहे हैं तो इतने रिएक्शन मतलब इतने प्रोडक्ट बनने। लेकिन दुनिया में ऐसा होता, अरे कुछ वेरी स्लो मॉडरेट भी तो है, यानी जितने टकराए सारे प्रोडक्ट नहीं बना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ऑल द कॉलिजन, ऑल द कॉलिजन
will not convert into product. All the collision will not convert into product. ये तो वही वाली बात थी, all the बच्चा, all the collision will not convert into product. अरे हाँ या ना, जितने बच्चे पेपर देने गए वो सारे प्रोडक्ट नहीं बन, अरे आप रिएक्टेंट अभी मान लो, अरे हाँ या ना, पेपर दोगे तभी तो प्रोडक्ट, कितने सारे पेपर देते हैं लेकिन सारे प्रोडक्ट बन नहीं, क्यों नहीं बन पाते? उस मेडिकल सिटी के बंदे ने हमसे कहा सर इतने बच्चे पेपर देते हैं सारे डॉक्टर क्यों नहीं बन पाते? आपके पास बहुत आंसर होंगे क्यों नहीं बन पाते। तुरंत ब्लेम करोगे सीट के ऊपर है, खैर सर सीट ही नहीं तो कैसे बनेंगे? 20 लाख बच्चे 20 लाख सीट कर दो फिर देखो डॉक्टर बने कैसे। एक मिनट, तो उसने कहा कोलेजन थ्योरी ने हर कोलेजन प्रोडक्ट नहीं बना पाता, केवल वही कोलेजन प्रोडक्ट बना पाता है जो इफेक्टिव कोलेजन करता है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ओनली इफेक्टिव कोलेजन, ओनली, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी तक थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद प्योर कंसेप्चुअल। ओनली इफेक्टिव कोलेजन will results into product formation. Only effective collision will results into product formation. केवल वही प्रोडक्ट बना पाएंगे जो टकराएंगे ना, जो इफेक्टिवली टकराएंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड बोला जाता है, एक बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन और एक बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? समझना समझना, इसे समझ लो, एक है इफेक्टिव कोलिजन और एक क्या है? एक्टिव मॉलिक्यूल। यहाँ पे वो थे मॉलिक्यूल, क्या थे? वो मॉलिक्यूल जब कोलाइड कर रहे थे, जब टकरा रहे थे, हर टक्कर प्रोडक्ट नहीं बन पाई, केवल वही टक्कर प्रोडक्ट बन पाएगी जो इफेक्टिव टकरा पाएंगे, और जो इफेक्टिव टकरा पाते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल का नाम रखा जाता है एक्टिव मॉलिक्यूल। क्लियर? इसे कुछ ऐसा समझे, एक होता है स्टूडेंट, क्या होता है, और एक होता है एस्पिरेंट। क्या होता है? एस्पिरेंट समझते हैं क्या? हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट है। हेलो, हर बच्चा जो पेपर दे रहा है वो स्टूडेंट है, लेकिन हर बच्चा जो पेपर देता है वो डॉक्टर नहीं बन पाता। डॉक्टर केवल वही बन पाते हैं जो इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं, और जो इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं वही एस्पिरेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्पिरेंट। सुना है कि नहीं सुना है? हेलो, स्टूडेंट और एक हुआ एस्पिरेंट। तो अगर डॉक्टर बनना है तो मैंने उस वेटिकन सिटी के बंदे से कहा भाई साहब बच्चे जब एस्पिरेंट बन जाते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं। एस्पिरेंट कौन? जो इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। समझना, हर मॉलिक्यूल जो टकराते हैं, आखिरी पॉइंट ले रहा हूं, हर मॉलिक्यूल जो, वो सारे प्रोडक्ट नहीं बना, केवल वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना जो इफेक्टिव कोलिजन कर, और जो इफेक्टिव कोलिजन कर पाते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल का नाम एक्टिव मॉलिक्यूल रखा। तो एक्टिव मॉलिक्यूल नीचे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिव मॉलिक्यूल, उसमें एक लाइन लिख लेना, वो मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं वही एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। चलेगा? वो मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। डन बच्चों, आज इतना ही करते हैं, बाकी सारी कहानी कल करेंगे। आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क लिख लीजिएगा। नंबर 1, एक्सरसाइज 1 खत्म कर लो 90 तक, 89 जो भी बोला था, ठीक। एक्सरसाइज 2 के सवाल आप आज से करना शुरू कर सकते हैं। मैं अभी सिलेक्शन तो नहीं कर पाया हूँ सवालों का, कौन कौन सवाल आपको करने हैं, लेकिन आप खुद से ढूंढ कर सकते हो क्या? अगर शाम तक मैं सवाल अपडेट कर दूं, पर आप तो अभी दोपहर में करते हो ना होमवर्क, तो अभी कुछ रात में करते हैं और सुबह 6 बजे उठ के अभी जाते हैं, तो अभी होमवर्क करना, खुद से ढूंढ के कर लेना एक बार, ठीक। अगर समय मिला तो मैं भेज दूंगा, नहीं मिला, आज का टारगेट है एक्सरसाइज 2 एंड शॉर्ट नोट्स, एक्सरसाइज 2 एंड शॉर्ट नोट्स। चलेगा? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।